तो भाई वो आज से फिर एक आखिरी बार, है ना, आखिरी बार के फिर दोबारा न पढ़ना पड़े तुम लोगों को मैथ्स क्लास 10th का जीवन में, अपने लिए। दूसरे के लिए पढ़ना पड़े ठीक है, अपने लिए ना पढ़ना पड़े दोबारा। तो आखिरी बार एक बार और शुरू करते हैं हम लोग, रिवीजन बैच है। सारी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी, सारी थ्योरी, और जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, सीट भी आकर के रखा हुआ है, वो भी मिल जाएगा। तो सबसे पहले पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं। क्या क्या पढ़ेंगे, किस तरीके से रिवीजन बैच होगा, पहले उसको समझ लो। इंट्रोडक्शन जो है, सबसे पहले थ्योरी बताई जाएगी, और जो जो क्वेश्चंस आए हुए हैं प्रीवियस ईयर्स में, ठीक है, वो क्वेश्चंस बताए जाएंगे। और जो क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है कि ये आ सकता है क्वेश्चन, उसका सीट बना करके तुम्हें दिया गया है। पीवाईक्यू भी उसके अंदर सीट में, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं। जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होगा, मैं नहीं बोलूँगा, अगले दिन टेस्ट होगा तुम्हारा, उसी चैप्टर का टेस्ट होगा, 20 मार्क्स का टेस्ट लिया जाएगा। मैं बताऊंगा नहीं कि कल टेस्ट होने वाला है, चैप्टर कंप्लीट हो गया है। ठीक, हर एक चैप्टर पे हम लोग मैक्स टू मैक्स 3 से 4 दिन रुकेंगे, उससे अधिक नहीं। ठीक, तुमको क्या करना है इस ड्यूरेशन में, जैसे ही क्वेश्चंस यहाँ पे थ्योरी बता दी जाएगी, तुम्हारा काम क्या है, सबसे पहले एनसीईआरटी लगाना है। सबसे पहला काम एनसीईआरटी एग्जाम्पल, एनसीईआरटी का एक्सरसाइज, चाहे तुमको आता हो चाहे तुमको ना आता हो। जैसे सॉल्व, कैसे सॉल्व करोगे तुम, क्वेश्चन सॉल्व ऐसे करना है कि तुम बोर्ड की कॉपी में बैठ करके लिख रहे हो, कोई शॉर्टकट यूज नहीं करना है। सिंपल, जिस तरीके से तुम बोर्ड में लिख कर आओगे, हर एक स्टेप को तुमको प्रॉपरली लिख करके आना है। और उन सारी चीज़ों को मैं क्या करूँगा, यहाँ पे अगले दिन रैंडमली किसी की कॉपी उठा करके मैं देख सकता हूँ कितना काम किया हो। 4 दिन तक छोड़ा जाएगा। ठीक, चौथे दिन, जिस दिन चैप्टर कंप्लीट होगा, सारा काम कंप्लीट होना चाहिए। एनसीईआरटी के बाद सीट दिया गया था तुम्हें, सीट लगना चाहिए, पूरा सीट लगेगा, जो जो तुम्हारे सिलेबस में है उसका। और उसके बाद से जो तुमको यहाँ से फिर से ये अभी क्रैश कोर्स मटेरियल जो दिया जाएगा, उसको लगाना है। इतने क्वेश्चंस लगाने के बाद फिर तुम्हारा टेस्ट होगा। देन आफ्टर हम लोग सेकेंड वाले चैप्टर पे मूव करेंगे। जब तक पहला चैप्टर का सारा डाउट क्लियर नहीं होगा, तब तक हम लोग सेकेंड वाले पे मूव नहीं करेंगे। इस चीज़ को अपने दिमाग में बिठा कर रखना है। लापरवाही अगर हुई, 1% की भी लापरवाही हुई, मैं उठा के फेंक दूंगा बाहर। ठीक, इसमें मैं कोई भी बात इसमें नहीं सुनता हूँ कि सर यहाँ चले गया था, वहाँ चले गया था, ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगा। कितना भी बीमार हो, क्वेश्चन लगाना है। अब डेली मैथ तो पढ़ना ही पढ़ना है तुमको, मैथ्स डेली पढ़ना है। कितनी बार बता चुका हूँ, मैथ में कोई इम्प्योरिटी टाइप का नहीं है। इम्प्योरिटी कहने का मतलब बताया हूँ कई बार, मैथ में साइंस में क्या होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है। फिजिक्स नहीं आता है, केमिस्ट्री बायोलॉजी बचा ले जाएगा तुमको। एसएसटी में हिस्ट्री है, सिविक्स है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, कोई एक अगर तुम्हारा वीक है, बाकी 3 मिल करके बचा ले जाएंगे तुमको। इंग्लिश हिंदी में रीडिंग राइटिंग लिटरेचर ग्रामर है, कोई एक नहीं आता होगा, दो नहीं आता होगा, बाकी दो खींच करके निकाल ले जाएगा। बट मैथ्स में सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस आते हैं, प्रॉब्लम्स होते हैं। मैथ्स में ऐसा नहीं है कि डेफिनेशन पूछ लिया तुमसे, या बोल दिया इसके बारे में लिखो, राइट अ समरी ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। थ्योरेटिकल क्वेश्चंस नहीं आते हैं, सिर्फ क्वेश्चंस आते हैं, उसमें प्रॉब्लम्स आते हैं। तो मैथ तो तुमको डेली पढ़ना ही पढ़ना है, मिनिमम 2 घंटा। अब मिनिमम 2 घंटा हमको पढ़ना है मैथ्स। उससे कम अगर जिस दिन में पढ़े, बाबू अगले दिन आना मत यहाँ पे। बात समझ आती है ना। अब सिंसियर होने का समय आ चुका है। एक 1% भी, 1% छोड़ो, 0.00001% भी अगर तुमको किसी टॉपिक में डाउट है, रोक देना, सर एक बार और बताइए। अगले दिन आकर के पूछना। एक दिन बाद अगर कोई आकर के पूछता है, सर परसों ये बताए थे आप, आज बता दीजिए, नहीं बताऊंगा मैं। नेक्स्ट डे ही उसका डाउट क्लियर होना चाहिए। ठीक, अब सवाल जवाब चलता रहेगा, रैंडमली किसी से भी कोई भी सवाल पूछा जा सकता है चलते बैच में। ठीक, तो अब लास्ट है, क्योंकि यही अंतिम चल रहा है, तो भारी भी होगा ये। रावण वाला गाना याद है ना, यही रात अंतिम यही रात भारी। तो यही अंतिम है, तो भारी करूंगा मैं इसको, क्योंकि अभी तक सक्सेस रेशियो बहुत सही है, 95% प्लस का सक्सेस रेशियो है। मैं दाग नहीं लगने दूंगा इस पे। बच्चे यहाँ से पास होकर के गए हैं, तो तुम लोग के चक्कर में दाग नहीं लगने दूंगा मैं। मुझे जिसको भी लगा कि हाँ ये गड़बड़ी कर रहा है, उसको उठा के हटाया जाएगा, तुरंत हटाया जाएगा, 2 वार्निंग के बाद। तीसरा वार्निंग नहीं दूंगा। ठीक है। तो अब एक चीज़ ये बताओ, रिवीजन करना है तो पूरा एकदम डिटेल में ही बताया जाए, या फिर जो जो चीज़ें सिलेबस में सिर्फ उसको उसको बताया जाए। दोनों तरीके से चलूंगा तो भी मैं सिलेबस में कंप्लीट करा दूंगा। 1.5 से 2 महीने में सिलेबस तुम्हारा रिवाइज हो जाएगा। तो तुम बताओ, पूरा डिटेल में चलें कि बस सीधा।
इधर टॉपिक पे अपने चला जाए, रियल नंबर्स पे ही, या रियल नंबर से पहले ही कहानी भी समझना है कि रियल नंबर से पहले कहानी क्या थी। डिटेल में चला जाए, रिवीजन सीधा। चलो ठीक है। तो तुम्हारे में सबसे पहला जो टॉपिक क्या दिया गया है रियल नंबर्स में, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक होगा ना। देखो एक बार तो, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, बीच बीच में मैं बताता रहूंगा डिटेल में भी, कोई दिक्कत नहीं है। पहला टॉपिक क्या है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, फिर क्वेश्चंस भी करेंगे इसके ऊपर। सबसे पहले समझो रियल नंबर क्या होता है, थोड़ा सा बेसिक समझ लेते हैं। रियल नंबर्स का मतलब होता है क्या है, सर हमारे पास नंबर्स होते हैं कुछ, नंबर्स का मतलब एनी काउंटिंग फिगर, ऐसे चीज जिसकी मदद से मैं कोई चीज काउंट कर सकूं, गिन सकूं, किसी के बारे में मैं बता सकूं, ऐसे नंबर्स को क्या बोला गया, ऐसे फिगर्स को या ऐसे काउंटिंग जो भी ऑब्जेक्ट्स थे या फिगर्स थे, इन्हीं को नाम दिया गया नंबर्स का। नंबर क्या करता है, हमारा नंबर कई चीज़ों में हेल्प करता है, चीज़ों को समझने में, काउंट करने में। हमारे जो अभी बेसिक है तो हम ये समझेंगे, गिनने के लिए हमारे क्या होता है, नंबर्स की आवश्यकता होती है। किसी चीज़ को क्वांटिटेटिवली रिप्रेजेंट करना है, क्वांटिटी में रिप्रेजेंट करना है, उसके लिए हमें नंबर्स की आवश्यकता पड़ती है। जैसे ये मार्कर 10 सेंटीमीटर का है, 10 क्या है, नंबर है, ठीक है। 50 किलो, 50 क्या है, नंबर है। तो किसी चीज़ को क्वांटिटी में रिप्रेजेंट कराना है मुझे, तो नंबर्स की आवश्यकता होगी। अब नंबर्स जो है क्लासिफाई कैसे किए जाते हैं, लिख नहीं रहा हूं मैं, पहले बताया जा चुका है, सीट में क्लासिफिकेशन दिया भी गया है, जो नोट्स पहले दिया गया तो उसमें क्लासिफिकेशन दिया गया, देख लेना वहां से। नंबर्स को क्लासिफाई करते हैं इनटू टू पार्ट्स, एक होता है रियल नंबर और एक होता है नॉन रियल नंबर, या उसी को इमेजिनरी नंबर भी बोला जाता है, ठीक है। हल्का सा लिख के बता देता हूं मैं। नंबर्स जो होते हैं हमारे, किसी भी नंबर का क्लासिफिकेशन होता है इनटू रियल पार्ट, और एक होता है नॉन रियल पार्ट, जिसको हम लोग इमेजिनरी भी बोलते हैं। नॉन रियल या इसी को इमेजिनरी भी बोला जाता है। रियल का मतलब क्या हो गया, अभी तक क्लास 10th तक तुम जितने भी नंबर पढ़ते आए हो, इंटीजर हो, चाहे नेचुरल नंबर हो, चाहे रैशनल नंबर हो, चाहे इररेशनल नंबर हो, चाहे होल नंबर हो, जितने भी तुमने नंबर्स पढ़े हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, रियल होते हैं, क्योंकि वो रियलिटी में एग्जिस्ट करते हैं। रियलिटी में क्या करता है, वो एग्जिस्ट करता है, हम उसको महसूस कर सकते हैं, हम उसको देख सकते हैं, हम उसको इंटरप्रेट कर सकते हैं, हम उसको डिमॉन्स्ट्रेट कर सकते हैं, हम बता सकते हैं उन नंबर्स के बारे में। ऐसे नंबर्स को बोला जाता है रियल नंबर। अब कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोगों ने पढ़ा था, उसमें आया था एक श्रीधराचार्य फॉर्मूला, जो क्वाड्रेटिक फार्मूला बोलते हैं हम लोग, या हिंदू फार्मूला बोला जाता है। उस फार्मूले में अगर याद हो तुमको, तो रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बन रहा था, जिसको हम लोग डिस्क्रिमिनेंट भी बोलते थे, बी स्क्वायर माइनस 4ac को। उस डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो कुछ भी हो सकती थी। उस वैल्यू को बी स्क्वायर माइनस 4ac कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है। तो रूट के अंदर जब निगेटिव नंबर आना शुरू हो गया, हम उसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं। रूट के अंदर अगर निगेटिव नंबर आ गया है, स्क्वायर रूट के अंदर निगेटिव नंबर आ गया, हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं। जैसे रूट -4 नहीं सॉल्व हो पाएगा सर हमसे। रूट 4 होगा, 2 लिख सकते हो तुम, रूट 4 हुआ, तुम +-2 लिख सकते हो, मतलब 2 का स्क्वायर 4 होगा, -2 का स्क्वायर भी 4 हो जाएगा, सही है। ये कैसे सॉल्व किया जाएगा, सर इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं, अभी क्लास 10th में सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो जब भी किसी भी स्क्वायर रूट में किसी भी नंबर के साथ निगेटिव नंबर आ जाए, निगेटिव अगर साथ में आ जाता है स्क्वायर रूट में, उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, नॉन रियल, मतलब रियल नहीं है, इमेजिनरी है। मैं इसको कल्पनाओं में सॉल्व कर सकता हूँ, रियलिटी में सॉल्व नहीं कर सकता। आती बात समझ में, ठीक है। तो रियल नंबर में सारे चीज आते हैं, रैशनल, इरेशनल, होल, जितने भी तुम वास्तविक नंबर पढ़े हो सब के सब किस में आते हैं, रियल में ही आते हैं, ठीक है ना। तो अब सबसे पहला जो थ्योरम हमारा है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, इसको जरा समझो क्या होता है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, फंडामेंटल फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। फंडामेंटल का मतलब क्या होता है, बेसिक। फंडामेंटल पढ़े होगा ना, जैसे सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, बॉडी, ये बोलते होंगे। इसका मतलब क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट, सबसे बेसिक, ठीक है, मोस्ट नेसेसरी। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या बोलता है कि किसी भी नंबर का अगर हम फैक्टराइजेशन करने जाते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन। अब प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, पहले पढ़ चुके हो तुम लोग, किसी भी नंबर को ब्रेक करना इनटू इट्स प्राइम नंबर्स। अब प्राइम नंबर क्या होता है, तो समझ लो पहले उसी को। प्राइम नंबर्स
वो नंबर्स होते हैं ऐसे नंबर्स जिनके दो ही फैक्टर होंगे, दो ही फैक्टर्स होते हैं। अब सर फैक्टर क्या होता है? फैक्टर का मतलब होता है क्या? फैक्टर का मतलब क्या हो सकता है? मल्टीपल। फैक्टर अलग होता है, मल्टीपल अलग होता है। फैक्टर का मतलब जो डिवाइड करता है। कितनी बार बताया गया इस चीज को? फैक्टर का मतलब जो डिवाइड करता है, और जो डिवाइड करता है उसी को डिवाइजर बोलते हैं कि नहीं हम लोग? तो फैक्टर और कुछ नहीं होता है, ये डिवाइजर होता है। लेकिन सर तो फैक्टर क्यों नाम दे दिया इसका जब डिवाइजर है तो? डिवाइजर व्हेन रिमाइंडर इज जीरो। ध्यान से सुन लो। डिवाइजर जब मैं डिवाइड करने जा रहा हूं किसी भी नंबर को और रिमाइंडर अगर जीरो आ जाता है तो उसी डिवाइजर का एक स्पेशल नाम दिया गया है, फैक्टर। जो नंबर डिवाइड होता है डिविडेंड, उसका एक स्पेशल नाम दिया गया मल्टीपल। समझ में आ रही बात? फैक्टर और मल्टीपल अलग चीजें नहीं है, अभी आगे हम लोग डिटेल में बात करेंगे जब एचसीएफ एलसीएम पे क्वेश्चंस आएंगे तो। ठीक है, तो अभी फिलहाल के लिए इतना याद रखो, फैक्टर का मतलब क्या होता है? डिवाइजर होता है जब रिमाइंडर जीरो हो जाए। ऐसा नंबर जो किसी भी नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर दे। कंप्लीट डिवीजन का मतलब क्या हुआ? रिमाइंडर जीरो आएगा। कंप्लीट डिवीजन का मतलब रिमाइंडर जीरो होता है। तो सर ऐसा नंबर जो किसी भी दिए गए नंबर को कंप्लीटली डिवाइड करे, इट इज नोन एज, दैट नंबर इज नोन एज फैक्टर। दो ही फैक्टर होने चाहिए, कौन कौन से? एक तो वन होगा और एक नंबर इटसेल्फ होगा। नंबर इटसेल्फ, खुद वो नंबर। जैसे टू, टू वन से भी डिवाइड होता है सर, और टू टू से भी डिवाइड होता है। और कोई नंबर नहीं है धरती पे जो इसको डिवाइड कर पाएगा कंप्लीटली। कंप्लीट डिवीजन की बात कर रहा हूँ, कंप्लीट डिवीजन में डेसिमल को नहीं बात कर रहा हूँ मैं, सिर्फ इंटीजर की हम लोग बात करते हैं कि इंटीजर टाइम्स डिवाइड हो, कोसेंट इंटीजर आना चाहिए। जैसे मान लो फोर है, फोर को वन डिवाइड कर सकता है, टू भी डिवाइड कर सकता है, एंड फोर भी डिवाइड कर सकता है। बिन बुलाया मेहमान आया कि नहीं, कबाब में हड्डी। दो ही फैक्टर होने चाहिए थे, तीन फैक्टर हो गया, डेट मीन्स ये क्या है? नॉन प्राइम नंबर, जिसको हम कंपोजिट नंबर भी बोलते हैं। नॉन प्राइम को हम लोग क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे छोटा और ओनली प्राइम नंबर जो इवन होता है वो टू होता है। सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन होता है? टू। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, और एंड और नहीं लिखेंगे, एंड लिखेंगे इसको। एंड ओनली इवन प्राइम नंबर, ओनली इवन प्राइम नंबर। और इस धरती पर कोई इवन नंबर नहीं है जो प्राइम है। सिर्फ इकलौता यही नंबर है जो प्राइम है और इवन भी है, और सबसे छोटा नंबर ये होता है। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन होगा? फोर होगा। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर फोर हो जाएगा। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्यों बताया हूं मैं? बोर्ड में पूछा गया था, बोर्ड में पूछा गया है और कई बार मैं भी क्वेश्चन पूछ चुका हूं। फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। कई बार ये क्वेश्चन मैं भी पूछ चुका हूं, बोर्ड में भी पूछा गया है, तो तुमको ये बात पता होनी चाहिए। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर टू होता है और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर फोर होता है। ठीक, अब आते हैं, बात करते हैं इस पे वापस से। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक बोलता है कि किसी भी नंबर का जो फैक्टर होगा, किसी भी नंबर का जो फैक्टर होगा, लो एक बार स्टेटमेंट पढ़ देता हूं मैं, बुक दे दो, स्टेटमेंट पढ़ के सुना देता हूं। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक बोलता है क्या है? एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड, एक्सप्रेस्ड ब्रैकेट में क्या लिखा गया है? फैक्टराइज्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर। मतलब क्या हुआ कि हर एक कंपोजिट नंबर को मैं फैक्टराइज कर सकता हूं, और जो फैक्टराइजेशन होगा इन टर्म्स ऑफ प्राइम नंबर्स, और जो फैक्टराइजेशन होगा वो यूनिक होता है, उसके जैसा और कोई फैक्टराइजेशन नहीं हो सकता है। एक नंबर का, कंपोजिट नंबर का सिर्फ एक ही प्राइम फैक्टराइजेशन हो सकता है, उससे अलग नहीं हो सकता है। ठीक, वही चीज लिखा गया, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर। ऑर्डर मैटर नहीं करता है। अब इसका मतलब क्या हुआ? जैसे मान लो मैंने एक नंबर लिया 12, मैंने एक नंबर लिया 12, मैं इसका प्राइम फैक्टराइजेशन देखना चाहता हूं, उसको समझो जरा क्या होता है। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब होता है कि प्राइम नंबर्स में इसको हमें ब्रेक करना है। जैसे 12 है, 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे निकालेंगे? सबसे सिंपल तरीका, बचपन से पढ़ के आ रहे हो, यहाँ पे प्राइम नंबर्स को लिखते चलो। 2 कितने टाइम जाएगा? 6। आता है ना सबको? कोई ऐसा है जिसको ना आता हो? नहीं आता है ना? फिर से 2 कितना हो जाएगा? 3। 3 रखेंगे तो कितना आ जाएगा? 1। तो इसी 12 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3। ऐसा किए हम लोग बचपन में।
क्या 2 और 3 प्राइम नंबर है कि नहीं है? तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 की पावर 1। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या बोलता है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक ये बोलता है कि सर इस कंपोजिट नंबर का, ध्यान से सुनो, कंपोजिट नंबर का जो फैक्टराइजेशन होगा वो एक यूनिक है। वो मतलब इस 12 का प्राइम नंबर में अगर फैक्टराइजेशन मैं करता हूं दोबारा से, हर बार यही आएगा, अलग नहीं हो सकता है, यूनिक है ये। बात समझ आती है ना? यूनिक है ये सर, अलग नहीं हो सकता है। मतलब आप किसी भी तरीके से फैक्टराइजेशन करें, 12 का फैक्टराइजेशन यही होगा ही, अगर प्राइम नंबर्स में कर रहे हैं तो। प्राइम नंबर्स वगैरह, और ऑर्डर मैटर नहीं करता है। मतलब ऑर्डर मैटर न करने का मतलब 3 को तुम आगे लिख सकते हो और 2 को तुम कहाँ कर सकते हो, पीछे कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऑर्डर डजंट मैटर, ऑर्डर मैटर नहीं करता है। ठीक, जैसे अब एग्जाम्पल लेकर के चलते हैं थोड़ा सा, इसमें मैं बना के रखा हूं। तो अब हमारे पास क्वेश्चन है, क्या है? एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। एनसीईआरटी का सबसे पहला क्वेश्चन है, नई में भी दिया है ना, नई एनसीईआरटी में कि नहीं है? न्यू एनसीईआरटी में भी है, पहला ही क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन। एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। सबसे पहला नंबर है 140, सही। अब 140 को मुझे क्या करना है, प्राइम नंबर्स में ब्रेक करना है। तो सबसे पहले 140 को बोला गया प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक करो, सबसे पहले बोला गया है। ठीक, तो प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक करना तुम्हें आना चाहिए, क्योंकि अगर ये नहीं आया, न तुम एचसीएफ निकाल पाओगे न तुम एलसीएम निकाल पाओगे, इसीलिए टाइम ले रहा हूं मैं इस पे। 140 का कैसे निकाला जाएगा, ध्यान से देखो। ऐसे ये तुम बनाना 140, यहां पे सिर्फ प्राइम नंबर्स को लिखा जाएगा। सबसे पहला 2 लिखना, कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। 2 लिखना 35 हो जाएगा, कितना, 5 लिखेंगे, 5 लिखना 7 हो जाएगा, 7 लिखोगे 1 हो जाएगा। और ये सारे के सारे प्राइम नंबर्स है कि नहीं है? तो तुम ये चीज दिखाना है एग्जाम में, ये दिखाना है तुमको, रफ में नहीं दिखाना है, फेयर में ही दिखाना है। जैसे ही क्वेश्चन लिखा होगा एक्सप्रेस दिस नंबर एज अ प्राइम फैक्टराइजेशन या फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, ये तुमको क्या करना है, इसी क्वेश्चन को लिखोगे, इसके बाजू में तुम ऐसा लिखोगे तुम, ठीक है ना? ये तुमको दिखाना है, रफ में नहीं दिखाना है, फेयर में ही। उसके बाद क्या लिखना है यहाँ पे, देयरफॉर 140 कैन बी रिटन एज 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 7। और इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 की पावर 1 मल्टीप्लाइड बाई 7 की पावर 1 लिखा जा सकता है। सेकंड क्वेश्चन दिया गया 156, नहीं बताऊंगा, तुम खुद करोगे। थर्ड क्वेश्चन दिया गया 3825, करें इसको, एक और देखते हैं, लास्ट वाला देख लेते हैं, लास्ट वाला देखते हैं 7429, 7429। अब इसका हमें क्या लिखना है, प्राइम फैक्टराइजेशन से इसको ब्रेक करना है। ठीक, तो फिर से अगेन ऐसे ये बनाया जाएगा, यहाँ लिखा जाएगा 7429, सही है। अब देखो ये बड़ा नंबर हो गया, 2 से तो डिवाइड नहीं होगा, सबको दिख रहा होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये ऑड नंबर है, लास्ट में क्या लिखा है 9, ऑड नंबर है। इवन तो कोई डिवाइड कर ही नहीं सकता, ऑड इवन का लफड़ा है, नहीं डिवाइड करेगा, इसका मतलब 2 डिवाइड नहीं करेगा। अगला प्राइम नंबर कौन होता है, 3 होता है, 3 से चेक करेंगे, लेकिन अब पगला जैसे डिवाइड मत कर देना। सबसे पहले क्या करना, सम ऑफ डिजिट को देखना, अगर ये 3 से डिविजिबल होगा तो ही। 7 और 4 11, 11 और 2 13 और 9, 13 और 9 डिवाइड होगा क्या, ना, 3 से डिवाइड नहीं होगा। 22 डिवाइड ही नहीं होता है, तो 3 से भी डिवाइड नहीं होने वाला है। 4 से चेक ही नहीं करेंगे, 5 से वो ही नहीं होगा, क्योंकि 5 से डिवाइड होने के लिए यूनिट डिजिट या तो 0 या तो 5 होना चाहिए। अब देखो एग्जाम में इतना टाइम नहीं रहेगा तुम बैठ करके एक एक से डिवाइड करते रहोगे, थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल करो। 6 से डिवाइड होगा क्या, अरे जब 2 3 से डिवाइड नहीं है तो 6 से कहां से हो जाएगा। 6 से डिविजिबल होने के लिए 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए, नहीं हो पाएगा। 7 से, 7 से, 7 से कैसे चेक करते थे, 7 का डिविजिबिलिटी रूल बताया था मैंने। यूनिट डिजिट में क्या करेंगे, 7 का डबल करके, 7 का डबल करके घटाते हैं हम लोग, लास्ट में ले आकर 7 का डबल करके, मतलब यूनिट डिजिट का, यूनिट डिजिट जो है इसका डबल करके घटाएंगे और देखेंगे, मतलब 9 का डबल कितना, 18, 29 में से 18 घटाओगे तो कितना आएगा, 29 में से 18 घटाओगे तो 11 7 से डिविजिबल है ना, 7 से भी डिविजिबल नहीं होगा। फिर 8 से तो वैसे भी नहीं होगा, 9 से वैसे भी नहीं होगा। अरे 8 से नहीं होगा क्यों, क्योंकि 2 ऑड इवन। 9 से होगा नहीं क्योंकि 3 से ही नहीं है। 10 नहीं होगा, 2 और 5 से नहीं है। 11, 11 से
11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है कि जो भी ऑड प्लेसेस पे, इवन प्लेसेस पे सबको जोड़ो, उसका डिफरेंस ले लो। ये देखो, 9 और 4 13, 7 और 2 9, 13 माइनस 9 4, 4 11 का मल्टीपल नहीं है, तो 11 से भी डिवाइड नहीं होगा। ये 12 से, 12 से, 12 से भी नहीं होगा सर। 12 से क्यों नहीं होगा? क्योंकि 3 से डिविजिबल नहीं है ये। अरे 12 के अंदर दो चीजें लिखी होती हैं। 12 के अंदर लिखा होता है 4 गुणे 3, जो 3 से डिविजिबल नहीं है, तो 12 से कहां से हो जाएगा वो? 12 से भी नहीं होगा। 13 से, 13 से डिविजिबल होगा? 13 से डिविजिबल हो सकता है ये। अब 13 को चेक करना पड़ेगा हमें, 13 से डिविजिबल है कि नहीं है, चेक करो अब। तो 13 से अब साइड में देखे कितनी जल्दी हम लोग 13 पहुंच गए। नहीं तो तुम बैठ के वहां डिवाइड ही करते रहोगे, माथा मारते रहना फिर वहां एग्जाम में। 13 से डिवाइड करना है, कितने टाइम्स डिवाइड होगा बोलो, कितनी बार में? 13 5 65, बोलते रहो जल्दी जल्दी। कितना आएगा यहाँ पे? 9 आएगा। और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। कितने बार में? 7 बार में। कितना होता है? बहुत बढ़िया। कहाँ डिवाइड हो रहा है? 19 हो रहा है ना। तो 7 13 से भी डिविजिबल नहीं है, चेक कर लो एक बार, चेक करो एक बार। नहीं है डिविजिबल। 13 से भी नहीं है, 14 से चेक नहीं करेंगे, 15 से भी नहीं होगा, 16 से नहीं होगा, 17 से हो जाएगा। 17 से हो जाएगा अब, क्योंकि इतना लंबा भी नहीं खिंचता है। 17 सब चेक करो, बोलो लो, कितनी बार में? कितना हो जाएगा? 68 होता है ना। हाँ, कितना हो जाएगा ये? 6 2, कितनी बार में जाएगा? कितना होता है? बहुत बढ़िया। कितना आएगा? कितनी बार में आता है? बहुत बढ़िया। कितना आ गया? 4 3 7, 17 टाइम्स कैंसिल होता है ना ये। ठीक है, तो 17 यहाँ लिखेंगे, प्राइम नंबर है भी है, कोई लफड़े की बात नहीं है। यहाँ कितना आ जाएगा? 437। और फिर से 437 किससे डिविजिबल होगा? 437 अब किससे डिविजिबल होगा? बताओ, चेक करो अगेन। और इवन नंबर से तो डिविजिबल नहीं होगा ये। 3 से चेक करो, 7 3 10 4 14, नहीं होगा, नहीं होगा ना। फिर से, अब एक चीज देखो जरा, ये बड़ा वाला नंबर जब जितने नंबर से डिविजिबल नहीं था, तो ये भी नहीं होने वाला है, क्योंकि उसी का पार्ट है ना ये, तो ये उससे नहीं होगा। कौन से नंबर से डिविजिबल होगा, इसको देखो जरा। 437 किस नंबर से डिविजिबल होगा? तो देखो बाबू, ये वाला जो नंबर था, 17 से पहले किसी नंबर से डिविजिबल हुआ है क्या? नहीं हुआ है। तो इसी का ये पार्ट है कि नहीं है? तो ये भी 17 से पहले किसी नंबर से डिविजिबल नहीं होगा। इस बात को दिमाग में बिठा कर रखना। इसीलिए मैं 17 से पहले कोई नंबर नहीं देख रहा हूं। 19 से मैंने देखा डिवाइड हो गया। 19 से कितनी बार में डिवाइड हो रहा है? 23 बार में। और 23 खुद में ही ये क्या है? प्राइम नंबर है। तो ये हो गया कि नहीं? तो मैं क्या लिख सकता हूं? देयरफॉर, ये एग्जाम में दिखाना पड़ेगा, 7429 इज इक्वल टू 17 मल्टीप्लाइड बाई 19 मल्टीप्लाइड बाई 23। ये हमारा आ गया आंसर। बात समझ आती है? तो यहां पे ये बताने का मतलब क्या था, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक ये बोलता है कि सर आपने जो भी फैक्टराइजेशन किया है इन टर्म्स ऑफ प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स के टर्म में, या इसी को हम बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन दो तरीके का होता है, आगे पढ़ेंगे हम लोग भी। तो प्राइम फैक्टराइजेशन जब भी आप करेंगे, ये यूनिक है, आप किसी भी मेथड से करिए यही आएगा, यही आएगा, ये नहीं बदल सकता है। ऑर्डर मैटर नहीं करता है। तुम चाहे 17 गुणे 19 गुणे 23 लिखो, चाहे 23 गुणे 19 गुणे 17 लिखो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, आंसर यही आने वाला है। ठीक, पांचवा क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, और ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि लगभग हर साल ये क्वेश्चन पूछता है 2 से 3 नंबर में। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। 6 की पावर n, 12 की पावर n, ऐसे करके क्वेश्चन बार बार पूछता है। क्या बोला जा रहा है इस क्वेश्चन में? पढ़ो, चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। क्या 6 की पावर n कभी 0 से एंड करेगा? एंड करने का मतलब है यूनिट डिजिट क्या कभी 0 हो सकता है? 6 की पावर n का यूनिट डिजिट कभी 0 हो सकता है क्या? मैंने कहा चलिए सर मान करके चलते हैं, मान लो हो रहा होगा। जैसे 6 की पावर n है, n की वैल्यू मैं चेंज कर सकता हूँ। 6 की पावर 1 करूंगा तो कितना आएगा? 6। 6 की पावर 2 करूंगा तो कितना आएगा? 36। 6 आया कि नहीं? 6 की पावर 3 करूंगा तो 216, फिर से 6 आ रहा है कि नहीं? तो बाबू 6 की साइक्लिसिटी होती है, तुम चाहे जितनी बार भी 6 को आपस में मल्टीप्लाई करते जाओ, हर बार क्या आएगा?
6 ही आने वाला है, लेकिन बोर्ड में तुम ऐसे तो करके दिखाओगे नहीं, बोर्ड में ऐसे करके दिखाया नहीं जाएगा, तो हम लोग बोर्ड में कैसे करेंगे। अब देखो यूनिट डिजिट अगर 0 आ रहा है, ध्यान से समझो पहले इसको, यूनिट डिजिट 0 आ रहा है मतलब सबसे छोटा नंबर 10 होगा, इसी में यूनिट डिजिट 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इससे बड़ा नंबर कौन होगा, 20 जिसमें यूनिट डिजिट 0 आ रहा है, फिर से 30, इसी तरह करके 100 हो जाएगा, फिर से 500 हो जाएगा। यूनिट डिजिट को बस तुमको देखना है, एंड करना चाहिए 0 के साथ, सही है। मैं प्राइम फैक्टराइजेशन ले रहा हूँ, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, 2 इंटू 5 होगा कि नहीं होगा। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, 2 इंटू 5 होगा। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, 2 इंटू 3 इंटू 5 होगा, अरे ये होगा ना। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 होगा। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, 5 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 होगा कि नहीं होगा। 5 × 5 = 25 होगा, 100 × 500, सही है। प्राइम फैक्टराइजेशन यही होगा कि नहीं होगा। अब एक चीज को तुम जरा ऑब्जर्व करो, क्या नहीं समझ में आ रहा क्या नितिन, नहीं। प्राइम फैक्टराइजेशन अभी नहीं निकाला हूं मैं, तब क्या नहीं समझ आया। हाँ सकल 12 बजा हुआ सकल पे, अभी 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 प्राइम फैक्टराइजेशन करना बताया हूँ। 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 × 5 ही ना होगा, तो बंद कर दूंगा, ऑनलाइन पढ़ा लूंगा ना, सकल दिखेगा ना, डिस्टर्ब होऊंगा फिर। अब इतनी सिंपल सी बात है, कोई नहीं बताता है इस तरीके से, सब लोग सीधा बताएंगे कि 6 में 2 और 5 है ही नहीं, इसलिए वो प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं होगा, सीधा वही लिख करके बता देते हैं लोग। मैं तुम्हें पूरा बेसिक बता रहा हूँ कि कैसे हम लोग पता करते हैं, सकल बना दे रहे हैं सब गजब का। 10 2 × 5, 20 2 × 2 × 5, 30 2 × 3 × 5, ये कैसे निकाल रहा हूँ मैं, अभी अभी देखे हम लोग। 30 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, 2 15 टाइम्स, 3 5 टाइम्स, 5 1 टाइम्स, तो 2 × 3 × 5, वही चीज मैं ऐसे लिख रहा हूँ, बार बार ऐसे करके दिखाऊं क्या अब मैं, ठीक। अब एक चीज को तुम ऑब्जर्व कर रहोगे, सर 2 आया है, 5 आया है, 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 कितनी बार आया उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता है, 2 आया 5 आया। क्या जब भी मुझे 0 चाहिए होगा, 2 और 5 दोनों आने चाहिए। एक सिंपल सा एग्जांपल और लेते हैं, मान लो 12, 12 अब ये भी देखा था मैंने, 2 × 2 × 3 आया था कि नहीं। इसमें 5 है क्या, 2 तो है सर, 2 तो है यहाँ पे, लेकिन 5 है क्या, नहीं है। 2 है सर लेकिन 5 नहीं है, इसीलिए यहाँ 0 भी नहीं बना है, क्योंकि सबसे स्मॉलेस्ट नंबर 10 होता है जो एंड विद 0 हो, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर 10 है, और 10 में 2 और 5 दोनों आने चाहिए, दोनों ही आने चाहिए, 2 और 5 दोनों ही आने चाहिए। लेकिन यहाँ 5 न होने की वजह से, 5 न होने की वजह से यहाँ पे 0 नहीं बन पा रहा है। सिंपल, आगे बात समझ में, एकदम सिंपल है ये। तो 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन जरा निकालो तो, प्राइम फैक्टराइजेशन, या तुम ऐसे लिख सकते हो, अ नंबर अ नंबर अ नंबर ends with 0 ends with 0 only if its prime factor contains 2 की पावर m and 5 की पावर n। 2 की पावर m 5 की पावर n होना चाहिए, तभी वो क्या होगा, प्राइम फैक्टराइजेशन में होना चाहिए, तभी वो नंबर 0 से एंड करेगा, अन्यथा की स्थिति में नहीं करने वाला। एंड का मतलब क्या हुआ, दोनों ही चीजें चाहिए मुझे, 2 भी चाहिए 5 भी चाहिए, 2 भी चाहिए और 5 भी चाहिए मुझे, दोनों के दोनों चीज चाहिए मुझे, कि अगर इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन, इफ इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन कंटेन्स 2 की पावर m एंड 5 की पावर n। ठीक, अब 6 का जरा प्राइम फैक्टराइजेशन करो तो, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 कितना हो जाएगा, 2 × 3 होगा क्या, क्या यहाँ पे 5 है ना, इस वजह से क्या ये 0 सेंड करेगा ना, तुमको क्या लिखना पड़ेगा, सिंस प्राइम फैक्टराइजेशन, सिंस प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 डज नॉट हैव 5 in its, does not have 5 as its factor, as its prime factor, as its prime factor। 5 जो है इसका प्राइम फैक्टर है ही नहीं,
6 का प्राइम फैक्टर 5 है ही नहीं, देयरफॉर 6 की पावर n कैन नेवर एंड विद डिजिट जीरो। डिजिट जीरो से कभी एंड नहीं करने वाला है। कल को सवाल 12 की पावर n पूछ सकता है, तो 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, 2 × 2 × 3 होता है कि नहीं। क्या इसमें 5 है ना, 2 और 5 दोनों ही होने चाहिए, मुझे फर्क नहीं पड़ता है कितने हो रहा है, लेकिन मिनिमम 1 2 और 1 5 होना चाहिए। उससे अधिक है तो और अच्छी बात है, जितना ज्यादा 2 और 5 का पेयर बनता जाएगा उतने ज्यादा जीरो जाएंगे। देखो यहाँ पे 2 जीरो आया है, क्यों, क्योंकि 2 पेयर बन रहा है कि नहीं, 2 5 और 2 का एक पेयर, 5 और 2 का एक पेयर, 2 पेयर बना है कि नहीं, इसीलिए 2 जीरो आया। यहाँ देखो 2 जीरो आया था, देखो यहाँ पे ध्यान से, एक पेयर ये बना और एक पेयर ये बना। जितनी ज्यादा पेयरिंग बनेगी उतने ज्यादा जीरोज होंगे, लेकिन मुझे मिनिमम एक जीरो चाहिए होता है। एक जीरो अगर चाहिए मुझे तो मिनिमम 1 2 और 1 5 होने चाहिए। अगर 1 2 और 1 5 नहीं है तो काम हमारा नहीं बन पाएगा, एंड नहीं करने वाला है। बात आ गई समझ में, ठीक। अब अगला जो इस पे एक और क्वेश्चन पूछता है कंपोजिट नंबर पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो इसी पर बेस्ड है। एक्सप्लेन वाई 7 × 11 × 13 + 13 and 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 आर कंपोजिट नंबर्स। अभी बात हुई थी कंपोजिट नंबर का क्या मतलब होता है, मोर देन 2 फैक्टर्स। अगर 2 से अधिक फैक्टर हैं तो वो कंपोजिट नंबर होगा, ठीक है। जितनी बेसिक चीजें वो सारी आज क्लियर कर रहे हैं, एचसीएफ एलसीएम कल देखा जाएगा पूरे डिटेल में। तो मैं नंबर को लिख रहा हूं, क्या है नंबर हमारा, 7 × 11 × 13 + 13। एक बताऊंगा बाकी तुम देखना। मान लो ये एक नंबर है, लेट n = 7 × 13 × 13 + 13। इसको जब सब मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे तो एक नया नंबर मिलेगा मुझे, मैं मल्टीप्लाई नहीं करूंगा, समझ में आती बात। मैं यहां से 13 को कॉमन लूंगा, जो भी नंबर दोनों में आ रहा होगा प्लस अगर बीच में है उस नंबर को कॉमन ले लेंगे। 7 × 11 + 1 लिख सकता हूं कि नहीं, मैं लिखा जा सकता है। और इसको जब फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 77 + 1 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 13 × 78। मल्टीप्लाई नहीं करना है तुमको, बस यहीं तक रहने दो, सही। अब तुम्हारा सवाल होगा सर अगर मान लीजिए यहाँ बड़ा नंबर कुछ हुआ तो, 5 6 नंबर्स लिखे हो जैसे अगले जो क्वेश्चन में बोला गया है, 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। क्या सर फिर मल्टीप्लाई करेंगे हम, ना, मल्टीप्लाई नहीं करने की जरूरत है तुमको कोई जरूरत नहीं। यहाँ छोटा नंबर था इसलिए मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तुम मल्टीप्लाई मत करना, उसको ब्रैकेट में एज इट इज रहने देना, जैसे उसी तरह से मैं बता रहा हूँ तुमको। मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, यहीं तक रखो ब्रैकेट में इसको, सही। अब बताना जरा प्राइम फैक्टराइजेशन, या तुम ये कर लो, प्राइम फैक्टराइजेशन को गोली मारो, फैक्टर्स निकालो तुम, फैक्टर्स ऑफ एन क्या क्या हो सकता है। 1 तो सबको डिवाइड करता ही करता है, 1 एक ऐसा नंबर है जो सबको डिवाइड करता है, तो 1 हो जाएगा फैक्टर। 13 भी डिवाइड करेगा कि नहीं, जैसे मान लो यहां मैंने लिखा है 10 = 2 × 5, तो इस 10 को क्या 2 डिवाइड करता है कि नहीं, और ये 5 भी तो डिवाइड करता है, 5 भी डिवाइड करता है। जब भी मैं मल्टीपल्स में लिखता हूं तो इसका मतलब क्या होता है, वो फैक्टर्स होते हैं। सेम उसी लॉजिक से ये n को ये 13 डिवाइड करेगा कि नहीं करेगा, 13 डिवाइड करेगा। और क्या ये बालक ये पूरा नंबर इसको डिवाइड करेगा कि नहीं करेगा, करेगा। 7 × 11 + 1 भी डिवाइड करेगा। और ये 10 से तो डिविजिबल होता ही है, मतलब n से तो डिविजिबल होगा ही, नंबर खुद से तो डिविजिबल होता ही है, नंबर खुद से डिविजिबल होता ही है। देखो ये 1 और n तो हमेशा ही आएगा, कोई भी नंबर मैंने दिया है तुम्हें वो 1 से डिविजिबल होगा और खुद से भी डिविजिबल होगा, बात समझ आती है। अब हमको बस देखना है बीच में और कौन कौन आ रहा है जो डिवाइड करता है। देखो इसको जब सॉल्व करोगे तुम, 77 + 1 78, इसके अंदर 2 आएगा, 2 भी डिवाइड करेगा इसको, लेकिन मुझे उससे मतलब नहीं है, मुझे क्या दिखाना है, 2 से अधिक, 2 से अधिक दिखाना है। मुझे ये नहीं बोला गया पूरा फैक्टर बताओ तुम, क्वेश्चन में कहीं लिखा गया है क्या, राइट डाउन ऑल द फैक्टर्स, कहीं नहीं बोला गया। मुझे बस इतना दिखाना है इस क्वेश्चन में कि 2 से अधिक फैक्टर हो गए। यहां देख रहे हो क्लियरली n हैज मोर देन 2 फैक्टर्स। देख लो 1 2 3 4, इसके अंदर और फैक्टर हैं, मैं मना नहीं कर रहा हूं,
इसके अंदर और भी फैक्टर्स हैं लेकिन मुझे उससे मतलब नहीं है, मुझे बस इतना दिखाना है दो से अधिक फैक्टर हो जाए। देयरफॉर n इज अ कंपोजिट नंबर, n इज अ कंपोजिट नंबर। बात आई है समझ में? इसके अंदर और भी फैक्टर्स हैं, मैं उसमें बिल्कुल डिनाई नहीं कर रहा हूँ, फैक्टर्स हैं, लेकिन मुझे फैक्टर नहीं पूछा गया है, मुझसे बस इतना पूछा गया है कि ये कंपोजिट नंबर, उसको प्रूव करके दिखाओ, मतलब मोर देन 2 फैक्टर्स मुझे बस प्रूव करना है। ठीक, बाकी क्वेश्चन सब कल देखा जाएगा।